हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 2 लेकर के आया हूँ। इसमें आप लोगों को जो भी कृषि की जो पद्धति है उसके बारे में बताया जाएगा। और बता दूं कि आप लोग को ये बीपीएससी की तैयारी 4 के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ जो आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, साथ में बताया जाएगा। ओके, तो यदि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, जो चैप्टर क्लास 8 का 2 नंबर है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। करा विश्व का 90% जनसंख्या कुल भूमि के 30% भाग पर निवास करती है, यानी कि विश्व का 90% जनसंख्या जो है विश्व के कुल 30% भाग पर ही निवास करती है। यानी शेष जो बच गया 70% भूमि, वहां पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी वहां पर विरल जनसंख्या है, निर्जन स्थान है, वहां पे क्या कहते हैं, जंगल ज्यादा है, मरुस्थल टाइप का है, ठंडा प्रदेश है, इसीलिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। विश्व में विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान है। पूछेगा विश्व में विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान है, क्यों? तो इसका मेन वजह है जलवायु के कारण, भूमि के कारण, और भी विभिन्न है जो आपको इसी वीडियो में दिखाया जाएगा, इसमें अगला दिखाया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे किस किस कारण से अलग है। तो स्थलाकृति कारण, उबड़ खाबड़ है, इसके कारण पर्वतों के तीव्र ढाल होगा, यहाँ पे ढाल के कारण, जल क्रांता के कारण, मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण, सघन वन के कारण। इसके कारण विश्व में जनसंख्या कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम है। आपको पूछ सकता है कि क्यों ज्यादा और क्यों कम है, तो आपको यहाँ पे ये जो अभी जैसे लिखा हुआ है ये एग्जाम ऑप्शन में रहेगा, और भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको वहां पे ठीक से देखना है। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। भूमि का उपयोग भौतिक कारक, ध्यान रखना, पूछेगा भौतिक कारक कौन कौन था? स्थलाकृति हुआ, मृदा हुआ, जलवायु हुआ, खनिज हुआ, जल की उपलब्धता हुआ, ये सब हुआ द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी भूमि का उपयोग भौतिक कारक द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? कि स्थलाकृति कैसा है, वहां पे जलवायु कैसा है, मिट्टी कैसा है, खनिज है, जल है कि नहीं है, उसके आधार पर कोई वहां पे घर बनाकर रहेगा या नहीं रहेगा, तो यही निर्धारित करता है भौतिक कारक, ध्यान रखना। फिर आगे है मानवीय कारक में, आगे मानव कारक भी निर्धारित करता है कि कहां पे जनसंख्या ज्यादा रहेगा और कहां पे कम है। तो ये हुआ भौतिक कारक। पूछेगा निम्नलिखित में कौन भौतिक कारक है, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, या भूमि का उपयोग जो भौतिक कारक को लिखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। और मानवीय कारक में बात करेगा तो जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, भूमि उपयोग के लिए महत्वपूर्ण कारक है। समुदाय भूमि, जिस भूमि पर समुदाय के सभी लोगों का हक हो से सामुदायिक भूमि कहते हैं या साझा संपत्ति कहते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। निम्नलिखित कारणों से पर्यावरण के लिए खतरा है। किन कारणों से पर्यावरण के लिए खतरा है? मृदा अपरदन होने से पर्यावरण के लिए खतरा है, मरुस्थलीकरण से पर्यावरण के लिए खतरा है, भूस्खलन के लिए पर्यावरण के लिए खतरा है, निम्नीकरण के लिए खतरा है। ठीक, अब आगे है कृषि का प्रसार, कृषि का प्रसार से भी पर्यावरण के लिए खतरा है। अधिक से अधिक कृषि का प्रसार होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जंगल की कटाई होगा, तो पर्यावरण के लिए क्या होगा? खतरा हुआ। जनसंख्या वृद्धि, ये भी खतरा है, जो क्लास 7 का चैप्टर 2 से पूछा हुआ है बीपीएससी तैयारी में। चलिए आगे देखते हैं इसमें। भूमि का संरक्षण, वन रोपण, रासायनिक कीटनाशकों पर रोक, अतिचारण पर रोक, ज्यादा पशुचारण पर रोक, उर्वरकों का कम उपयोग, इससे भी क्या होगा? भूमि का संरक्षण होगा। क्या चीज से? तो वन का अधिक से रोपण कीजिए, वनोन्मूलन कम कीजिए, रासायनिक कीटनाशक पदार्थ का उपयोग कम कीजिए, यानी रोक लगाइए, अतिचारण पशुचारण पर रोक लगाइए, उर्वरकों का कम उपयोग कीजिए, इससे भूमि का क्या होगा? संरक्षण होगा। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ये आपको समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें।
पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। जो हमारा जो पृथ्वी है, तो ये तो गोल हुआ, तो सबसे ऊपरी परत जो उसको मृदा कहते हैं। ये एक प्रकार का दानेदार कणों का आवरण होता है, दानादार कण का आवरण होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है। ध्यान रखना, मृदा का निर्माण कैसे होगा, तो निर्माण चट्टानों से प्राप्त जो खनिज होता है उससे, जैव पदार्थ जो सलता गलता है, पत्ता होता है या जो भी इतना चीज फसल जो सड़ता गलता है सब, उससे मिट्टी का निर्माण होगा। और भूमि पर पाए जाने वाले खनिज है उससे भी, क्योंकि टूटता फूटता है तो मिट्टी का निर्माण होगा। फिर आगे है मृदा का निर्माण अक्षय प्रक्रिया के द्वारा। ध्यान रखना, यहाँ पे ये पॉइंट अच्छा खासा पॉइंट है, केवल अक्षय की प्रक्रिया के द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है। अब अक्षय क्या होता है, तो तापमान परिवर्तन, तुषार की क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनावृत साइल का टूटना या क्षय होना ही अक्षय कहलाता है। जब साइल टूटता है या क्षय होता है तो उससे क्या कहते हैं, अक्षय। पूछ देगा कि अक्षय किन किन कारणों से होता है, ये पूछेगा। तो इसमें ये अब जो जैसे दिया हुआ तापमान में परिवर्तन, तुषार क्रिया, स्वाभाविक मिट्टी, जब ये पेड़ पौधा से कभी कभी क्या होता है, मिट्टी टूटता फूटता है, उससे जल जब फैलता है तो मिट्टी का फैलता है। तापमान कम बेसी होगा तो शायद कभी ठंडा होगा, कभी गर्म होगा, कभी पानी ज्यादा होगा तो घुल जाएगा, फिर इसी तरह से उसका दरार जैसा फटने लगता है। और मिट्टी क्या होता है, शुष्क होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से टूटने लगता है, तो उसको अक्षय कहते हैं। फिर है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगता है। ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर मृदा हर एक जगह पूरा पृथ्वी पर बनने में सैकड़ों वर्ष लगता है। फिर है कि मिट्टी में ह्यूमस ऊपरी भाग में पाया, ध्यान रखना, याद रख लेना, मिट्टी में जो ह्यूमस होता है वो ऊपरी भाग में पाया जाता है। जो सड़ा गला पदार्थ सब बनता है वो ह्यूमस होता है, तो वो कहाँ होता है, ऊपरी भाग में होता है। फिर है मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 महत्वपूर्ण खतरे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया, स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि मृदा अपरदन और मृदा जो संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरा है, यानी क्षीणता, मृदा की क्षीणता और अपरदन दोनों क्या है इसके लिए खतरा है मृदा के लिए। मृदा का निम्नीकरण जो होता है किन किन वजह से होगा, तो वनोन्मूलन से, अतिचारण से, रासायनिक जो बता ही दिया गया अभी आपको, वर्षा से, दोहन से, भूस्खलन से, बाढ़ से, इससे भी क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होगा, यानी कि मृदा खराब होगा, मृदा टूटेगा। फिर आगे दे दिया है मृदा का संरक्षण कैसे होगा, ये तो निम्नीकरण हुआ ना, टूटना हुआ ना। अब मृदा का संरक्षण की बात कर रहा है, मृदा के बचाव की बात कर रहा है, वो किसकी वजह से होगा, तो मल्च बनाने से, वेदिका फार्म से, समुच रेखीय जोताई से, रक्षक मेखला से, समुच रेखीय से। चला आगे देखते हैं, इसमें और भी दे दिया है, देख सकते हैं, समुच रेखीय रोधिकाय से, चट्टान बांध से, बीज की फसल उगा करके, पेड़ों को अधिक से अधिक उगा लगा करके द्वारा मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें कि मल्च बनाना किससे कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन इस बार टीआरटी 1 में भी पूछा हुआ है और टीआरटी 3 का जो मेन एग्जाम हुआ है पीआरटी का, उसमें पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें। मल्च बनाना है, इसमें पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल, घास या खरपतवार से ढक दी जाती है। पौधा के बीच में जो मिट्टी होता है ना, भूमि को जैव पदार्थ जैसे परवाल, घास, पतवार से ढक दी जाती है। इसमें मृदा की, ये क्वेश्चन पूछा था क्या होता है उससे, तो मृदा की आर्द्रता रुकी रहेगी, फसल स्वास्थ्य रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ये 3 ऑप्शन था इसमें दिया हुआ। ओके, ये मल्च बनाना हुआ, पेड़ों के बीच, पौधों के बीच क्या होता है, पन्नी से ढक दिया, सॉरी खरपतवार से ढक दिया जाता है, उसे मल्च बनाना कहते हैं। अब आगे इसी में है वेदिका फॉर्म क्या होता है, तो तीव्र ढालों पर चौड़े समतल बना करके, ध्यान रखना जो पहाड़ी टाइप का जो होता है उस पे तीव्र ढाल जहां पे होता है वहां पे चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका बनाते हैं। जो चौड़ा समतल है उसको वेदिका कहते हैं। तो वेदिका बना करके सपाट बनाया जाता है, यानी तीव्र ढाल को खत्म कर दिया जाता है और वहां फसल उगाया जाता है, उसे वेदिका फॉर्म कहते हैं या पृष्ठीय प्रवाह।
वेदिका फॉर्म से क्या होता है, पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपर्दन कम होता है। ध्यान रखना, वेदिका फॉर्म से क्या होगा, पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपर्दन कम होता है। ओके, अब आगे है समोच्च रेखीय जोताई के बारे में। किसके बारे में, समोच्च रेखीय जोताई के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें। समोच्च रेखीय जोताई, पहाड़ी इलाकों में ढलान पर खेती करने के लिए समोच्च रेखा के समांतर, ध्यान रखना पहाड़ी इलाका पर समोच्च रेखा के समांतर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जुताई नहीं किया जाता। ध्यान रखना, समोच्च रेखा मतलब क्या हुआ, बराबर में समांतर रूप में, ऊपर से नीचे नहीं करना है और न कि ऊपर से नीचे करना है, तो एक रेखा बन जाएगा, पानी उसके नीचे जाएगा जिसकी वजह से मिट्टी को और लेकर भाग जाएगी। इसीलिए समोच्च रेखा के समांतर ध्यान रखना इसमें। जैसे ये पहाड़ी इलाका हुआ, ये पहाड़ी हुआ, इस तरह से जोताई करना, इस तरह से जोताई करना, इस तरह से। ओके, इस तरह के जुताई से ऊपरी ढाल से नीचे बहते जल को रोकने के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करता है ये समोच्च रेखीय जुताई, जिससे मृदा का अपरदन कम होता है। फिर है रक्षक मेखला, नाम है रक्षक, रक्षा करेगा ये तटीय प्रदेशों में या शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए, या पानी ज्वार भाटा जाता है ताकि शहर में पानी नहीं आए, वहां भी रोकने के लिए वृक्ष लगाया जाता है, मृदा का अपरदन को रोका जाता है, वृक्ष लगाया। या शुष्क प्रदेश में ये जो पेड़ पौधा होता है छोटा छोटा, वो क्या करता है, हवा से जब मिट्टी उड़ती रहता है उसको रोक रोक करके एक जगह इकट्ठा करते रहता है, यानी कटाव को कम करता है, मृदा अपरदन को रोकता है। ये रक्षक मेखला होती है। ये सब मृदा का संरक्षण होता है, इसे ध्यान रखना सबसे, जो जो टॉपिक अभी बता रहे हैं। अब है समुच्च रेखीय रोधिकाएं। समुच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, ध्यान रखना, घास का, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइया बना दी जाती है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। यह भूपृष्ठ के 3/4 भाग को ढका हुआ है, यानी 3/4 भाग को ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी को जल गर्भ भी कहते हैं। जल का नवीकरणीय संसाधन है और पूरे पृष्ठ के, भूपृष्ठ के 3/4 भाग को ढका हुआ है। आगे पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले महासागर में से ही प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना, पृथ्वी पर जीवन कब प्रारंभ हुआ, महासागर से प्रारंभ हुआ है जीवन सबसे पहले, और वो कब, तो 3.5 अरब वर्ष पहले। इसे क्वेश्चन पूछा हुआ भी है इस बार कि सबसे मनुष्य का सबसे पहले उद्भव जो कहाँ पर साक्ष्य उसका मिला था, दक्षिण अफ्रीका में था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन इस बार का, ये नहीं है, और भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा हुआ है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर ढका, यानी महासागर पूछे कितना भाग हो, तो 2/3 भाग को, और जल कितना भाग हो, तो 3/4 भाग को ढका हुआ है। ओके, फिर है पृथ्वी पर अलवन जल 2%, सॉरी 2.7%, 2.7% है, जिसका 70% भाग बर्फ के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में है। अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड यानी पर्वतीय प्रदेशों। 2.7 का 70% भाग जो है बर्फ ही है। तो पीने लायक केवल 2.7% है, उसका भी 70% भाग बर्फी के रूप में है। तो अलवन जल कितना हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है 97.3% होगा। फिर है उद्योग से निकले हुए जल में नाइट्रेट धातु और पिरकनाशी होता है, जो जल को प्रदूषित करता है। उद्योग में निकले हुए जल में नाइट्रेट धातु और पिरकनाशी होता है, जिससे जल को प्रदूषित करता है। फिर है जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकल से सिंचाई करना अधिक प्रभावी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आधुनिक पद्धति कौन है सिंचाई करने का, स्प्रिंकल भी एक आधुनिक सिंचाई पद्धति है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश में सिंचाई की ड्रिप विधि अपनाया जाता है। जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा जिस शुष्क प्रदेश में, वहां यानी पूछेगा शुष्क प्रदेश में किस प्रकार सिंचाई विधि अपनानी चाहिए, तो टपकन विधि या ड्रिप विधि, टपकन विधि या ड्रिप विधि जल की क्षति को रोकता है। ये केवल क्या करता है, जहां पे जड़ होता है, जड़ पौधा का, प्लांट का, वहां पे केवल पानी को गिराता है ताकि वाष्पीकरण ज्यादा नहीं हो। शुष्क प्रदेश में होता है। ये क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछ सकता है, बीपीएससी का काम ही होता है घुमाना। फिर है भारतीय उपमहाद्वीप में पशुओं के उपचार के लिए
डिक्लोफिनाइट स्पिंग अथवा टिबुब्रोफेन प्रियकनाशी का उपयोग की। ये सीटेट के लिए भी इंपोर्टेंट है, 6 to 8 के लिए। लो लाइन वाले नहीं से पूछता है, ये भी क्वेश्चन सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस जानवर को गिद्ध के द्वारा खाए जाने के बाद गिद्ध का किडनी खराब हो जाता है, जिससे गिद्ध की भी विलुप्त हो रहा है। ये जो डिक्लोफिनाइट स्पिंग है उसको क्या जानवर को उपयोग कर रहा है, पशु को उपयोग कर रहा है, और उससे मरने के बाद जानवर कौन खाता है? गिद्ध। तो इसलिए गिद्ध का धीरे धीरे क्या हो रहा है? किडनी खराब हो रहा है और गिद्ध विलुप्त हो रहा है। इसलिए सरकार इस पर रोक लगाया जा रहा है, इस सब दवा पे। गिद्ध एक अपमार्जक का काम करता है। गिद्ध एक अपमार्जक का काम करता है। कैसे? तो जितने सारे कचरा होता है, जितने सारे जानवर मरता है, सबको क्या करता है? वो साफ कर देता है, क्योंकि वह मृत जीव जंतु को खाता है। इससे पर्यावरण एक महत्वपूर्ण शोधक समझाया था, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित नहीं ज्यादा हो पाता है। लेकिन इतना ज्यादा जीव जंतु मरेगा, पशु पक्षी मरेगा, तो फिर वो तो कहाँ, कौन नहीं खाए, कौन खाएगा उसको? तो इससे क्या हो, ज्यादा ज्यादा पोल्यूशन फैलेगा, प्रदूषण होगा। अब आगे है वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान वृद्धि जो होता है, मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, वनस्पति का जो वृद्धि जो है, वृद्धि होगा यहाँ पे, वृद्धि वो किस पे डिपेंड करता है? तो तापमान पर और आर्द्रता पर डिपेंड करता है। फिर है भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उगते हैं। स्वाभाविक बात है, जहां पे बारिश ज्यादा होगा वहां पे पेड़ क्या होगा? ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है, आकार और सघनता कम हो जाती है। फिर है समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिसे विश्व घास स्थलों का निर्माण करती है। जहां वर्षा समान रूप से होता है वहां छोटे आकार वाले वृक्ष उगता है, जहां वर्षा ज्यादा हो तो वहां पे बड़े आकार वाले वृक्ष उगता है। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में ध्यान रखना, जहां पे कम वर्षा होगा वहां क्या होगा? तो कटीली झाड़ियां होगा या गुल्म होगा, कटीली झाड़ियां होगा या गुल्म होगा। जहां पे समान वर्षा होगा वहां पे पेड़ का आकार छोटा होगा, जहां पर अधिक वर्षा होगा वहां पर पेड़ का आकार बड़ा होगा। इस प्रकार के पौधे जड़ें गहरी होती है तथा वाष्पोत्सर्जन के कम करने के लिए पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। कहाँ पे? जहां पे वर्षा कम होता है वहां पे उसका जड़ गहरा होता है, पत्ता में कम पानी वाष्पीकृत करे, क्योंकि इसलिए मोमी टाइप का उसका पत्ता हो जाता है, कांटेदार हो जाता है, नहीं तो और पानी को खींच लेगा और पानी वहां पे कमी हो जाएगा, इसीलिए। फिर है शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन आते हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेश में किस प्रकार पाया जाएगा? तो टुंड्रा वनस्पति पाया जाएगा। तो टुंड्रा वनस्पति में क्या आता है? तो मॉस आता है और लाइकेन आता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सब, मॉस और लाइकेन लिखा हुआ। अच्छा कैसा क्वेश्चन है, शीत ध्रुवीय प्रदेश किस प्रकार का वनस्पति पाया जाता था? टुंड्रा। मॉस और लाइकेन जो किस प्रकार का वनस्पति है? तो टुंड्रा वनस्पति है। इस प्रकार से आपको पूछेगा। फिर है वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। स्वाभाविक बात है, पौधों जंतु का आश्रय प्रदान करता है। जंतु कहाँ रहता है? पेड़ पौधे के समक्ष रहता है, जंगलों में रहता है। साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करता है और परितंत्र को भी बचाता है। फिर आगे है प्राकृतिक संसाधनों वनों के लुप्त होने का विभिन्न कारण है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी में। जैसे उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दबानल, भूस्खलन, जलवायु परिवर्तन, ये सब हुआ। फिर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES, फुल फॉर्म याद रख लीजिए उसका, द कन्वेंशनल इंटरनेशनल ट्रेड इंजीनियर्स स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा के द्वारा विलुप्त प्राणियों की और पक्षियों की सूची तैयार की जाती है। इसके अंदर कौन आता है? फ्लोरा और फौना आते हैं, यानी जीव जंतु आता है और पेड़ पौधा आता है। ओके, CITES के अंदर
विलुप्त प्राणियों के सूची तैयार करता है। फिर है इस सूची के आधार पर अंकित सभी पक्षी प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा, यानी उसको बचाया जाता है, उसको बचाया जाता है। ये एनसीईआरटी है, स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चन घुमाया होगा, आपको हम लाइन में लाइन लिखा है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन सब्जेक्टिव बनता है। सीआईटी के अंतर्गत लगभग पशुओं की संख्या 5000 जनजाति और पौधों के अंतर्गत 28,000 जाति रक्षित है, जैसे भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल आर्किड, येलो, ये सब आता है। चलिए बात करते हैं आगे राष्ट्रीय उद्यान। वैसे राष्ट्रीय उद्यान का एक और वीडियो लाएंगे, तब 10th में पढ़ाएंगे, तो ऐसे एक वीडियो हम ला लेंगे बीच में 5-10 मिनट का वीडियो। और आगे आप लोग को जो भी प्रमुख व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, उसके नारे का वीडियो आएगा। फिर उसके बाद जो है उसका जो उपनाम है, जो क्रांतिकारी व्यक्ति है, जो भी हमारे महापुरुष थे हमारे देश के, उसके उपनाम है, उसका एक वीडियो कल आप लोगों को मिल जाएगा या आज भी देखने को मिल जाएगा। और यदि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां से इसका PDF आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाया जाएगा आपको। बीच में मैं थोड़ा बिजी हो जाने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। एक या एक से अधिक परितंत्रों की परिस्थिति के एकता की रक्षा के लिए नामित किया जाता है उसको, कि राष्ट्रीय उद्यान, वहां पे बहुत सारे जीव जंतु को सुरक्षित रखा जाता है। यह एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, ध्यान रखना, ये क्या होता है, एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक का नैतिक कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य होता है, ध्यान रखना। पौधे प्राणी का संरक्षण हमारा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, नैतिक कर्तव्य है, ध्यान रखना। पेड़ और पौधा जीव जंतु को संरक्षण के लिए प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, जैसे चलता वानिकी वनो महोत्सव चलता भी, जैसे पोंगल सब जो है क्या है, ये वन पे ही। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ किया जाता है जिसमें पेड़ पौधों को, वट सावित्री को, बरगद के पेड़ को पूजा जाता है, पीपल को पूजा जाता है, नीम को पूजा जाता है। ये सब क्या है, सभी पेड़ पौधा को बचाने के लिए है। अब आगे है, भारत में शेर, चीता, हिरन, भारतीय सारंग और मोर का मारना अवैध माना जाता है, ध्यान रखना। अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको मारना क्या है, अवैध है, आपको पर कानूनी करवाया। वैसे तो सबको मारना कानूनी करवाया है, फिर भी। आगे राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निश्चय प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। कौन कौन, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल। ठीक, परितंत्र में मधुमक्खी और चिड़िया आदि अपघटक के रूप में कार्य करता है। तो यदि बात करते हैं अपमार्जक रूप में कौन करता था, तो गीध, और मधुमक्खी और चिड़िया किस में काम करता, तो अपघटक के रूप में काम करता है। फिर है भूस्खलन, यह भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। जब लंबे समय तक भारी वर्षा होता है तो वहां भूस्खलन होने की संभावना बढ़ जाती है, जहां पे लंबा समय तक बारिश होगा। और ध्यान, सबसे इस चैप्टर में इंपोर्टेंट है आपको मल्च बनाना, रोधिका, समुचरेखित होता है, वेदिका फॉर्म, ये सब सबसे इंपोर्टेंट है। भूस्खलन, ये सब टॉपिक्स है, इसलिए छोड़ना नहीं उसको, 4 बार 5 बार आप लोग देखिए। और भी वीडियो आपको दे दिया गया है, आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। चैप्टर हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़ करके वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं सबका। और आपको 11th तक का पढ़ाया जाएगा, बहुत जल्द आप लोग के बीच 11th का टॉपिक लाएंगे। बीच में 11th का 3-4 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिर आगे सीरियल वाइज चलेगा। आगे बात करते हैं इसमें, जिससे नदी प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। स्वाभाविक बात है, भूस्खलन होगा तो नदी प्रवाह क्या होगा, अवरुद्ध होगा, जिससे उसमें आसपास के काफी मात्रा में बाढ़ आ जाती है। भूस्खलन होगा, पानी में क्या होगा, मिट्टी गिरेगा, या आसपास का मिट्टी गिरेगा तो पानी क्या होगा, सतह धीरे उठेगा, जिससे पानी क्या होगा, बाहर में आएगा, मैदान में आएगा, और बाढ़ ज्यादा आएगा। भूस्खलन पहाड़ी भूभाग में एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली आपदा है, विस्तृत रूप में
पहाड़ी इलाका में भी अधिकतर भूशक्ल देखने को मिलता है। फिर भूशक्ल में समान तौर पर साइल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी एक जगह से दबकर दूसरी जगह जाता है, उसे भूशक्ल कहते हैं। यानी क्या होगा, मिट्टी क्या होगा, या तो नीचे धंस गया, या पहाड़ वाला मिट्टी क्या होता है, धंसते धंसते गिरते गिरते टूट फूट के नीचे क्या गिरता है, उसको भूशक्ल कहते हैं, जिसको अपना एक तरह से धंसना कहते हैं देहाती भाषा में। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा निश्चित रूप से लगा होगा। और तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूले आप लोग। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ में कमेंट्स कीजिए आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। और अब जो वीडियो लेकर के आएंगे वह हिस्ट्री का वीडियो लेकर के आएंगे, और साथ साथ एनसीईआरटी ज्योग्राफी का वीडियो चलता ही रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।